हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये महा मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए थर्ड ईयर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है और सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 यानी सेकेंड पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस का पूरा पेपर लेकर आ गई हूँ और आज की वीडियो में इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाली हूँ। तो ये जो पेपर आप लोग देख रहे हैं, इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2026-27 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख करके अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया और आप अभी तक टेंशन में हैं हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी बच्चों के लिए जो सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर का ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ एग्जामिनेशन 2026 के लिए। अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न तीनों आपका इस वीडियो को देखने के बाद पूरा तैयार हो जाएगा और मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर जाकर आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो पूरा आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र एक वीडियो से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और सोशियोलॉजी का जो पेपर नंबर 1 है उस पर भी हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको भी हमने पढ़ा दिया है। दोनों पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि आपके सोशियोलॉजी के सेकेंड पेपर का नाम रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज है और आपका 3 घंटे का टाइम होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का भी होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 होता है और आपको नोट दिया जाता है। देखिए, नोट दिया जाता है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो आपको कहा जा रहा है कि सभी खंड में अलग अलग निर्देश दिए जाएंगे और उसी निर्देश को फॉलो करके आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको बताऊंगी केवल उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करना है। जो नहीं बताऊंगी वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो, आप वही पढ़ो जो 100% आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि अधिकतर बच्चे यही चाहते हैं कि जो एग्जाम में आए केवल हम वही जान जाएं और वही पढ़ लें, हम वो ना पढ़ें जो एग्जाम में आए कहीं नहीं। क्योंकि पढ़ कुछ लेते हैं, एग्जाम में आ कुछ और जाता है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो देखो, सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखो, आपको नोट दिया जा रहा है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखो, आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपको सभी का आंसर 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में लिखना होता है। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं, यानी 10 प्रश्न के उत्तर लिखने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चंस। तो आपके पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है बट क्वेश्चंस यही होंगे, क्योंकि देखो, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सेम है। तो चलिए देखते हैं हम आपका पहले सेक्शन ए का वो 10 क्वेश्चंस। तो देखिए, अब वही बात यहाँ हिंदी में लिखी गई है कि इस खंड के प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन, रिसर्च, सोशल रिसर्च क्या है, जिसको कहते हैं सामाजिक शोध। तो पहले हम सारे 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो सेक्शन ए के दिए गए हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे कि आंसर कैसे आपको लिखना है, फिर उसके बाद पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी देखेंगे। तो पूरा आपको मैं आंसर के साथ इस पेपर को सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ इस पेपर में आया है वो 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपके 2026 एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक शोध क्या है, फटाफट से प्रश्नों को देखकर हम इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करा चुकी हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, यानी ऐतिहासिक शोध, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या है। तो परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखो एग्जाम में ना ऐसे ही लिख के छोड़ेगा, वस्तुनिष्ठा क्या है, वस्तुनिष्ठा, ऐतिहासिक शोध, परिकल्पना। अब आप जान जाओ इनका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है, अर्थ लिखना है। तो पूरा अर्थ अभी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया इस पेपर के अंदर वो है डेटा। देखो डेटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं अपनी यूनिट में, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डेटा क्या है, यानी आंकड़े क्या हैं और डेटा कितने टाइप का है, प्राइमरी यानी प्राथमिक डेटा और सेकेंडरी यानी द्वितीयक डेटा, और उसको कलेक्ट करने के कितने मेथड हैं, कैसे इनको कलेक्ट किया जाता है, सब कुछ मैंने नोट्स के साथ आपको पढ़ाया है। डेटा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछता है, सेक्शन बी या सेक्शन सी में, तो आप सभी टॉपिक को तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया सैम्पलिंग यानी निदर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है अवलोकन। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से क्वेश्चंस को देखकर आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है केस स्टडी मेथड, तो यानी कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चनेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली क्या है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक मेथड है क्वेश्चनेयर, तो ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 10 है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का क्या अर्थ है। तो देखो ये 10 क्वेश्चंस आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब इनके आंसर्स को देखते हैं और उसके बाद हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में सामाजिक शोध, तो इसका अर्थ आप कैसे लिखोगे। देखो पहले तो हेडिंग डाल देना सामाजिक शोध का अर्थ, उसके बाद लिखना है सामाजिक शोध यानी जिसको आप सामाजिक अनुसंधान भी कह सकते हैं। एग्जाम में सामाजिक अनुसंधान भी देकर पूछे तो मतलब सामाजिक शोध ही है, क्योंकि शोध या अनुसंधान बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। तो सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन होता है जिसके द्वारा समाज में होने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं, घटनाओं, व्यवहारों और संबंधों को समझा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तथ्यों का संग्रह। तथ्यों के संग्रह का मतलब कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है। देखो जो सामाजिक शोध है ये एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन होता है, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जाती है। समाज में होने वाली जो भी सामाजिक समस्या होती है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी संबंध हैं, जो भी व्यवहार हैं, उनके बारे में समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, तथ्यों का संग्रह यानी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में कि समाज में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में कितने बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, या गांव के लोग क्या काम कर रहे हैं, कितनी इनकम कर लेते हैं महीने की, या शहर में कितनी जनसंख्या है, या हर एक चीज़ के बारे में लेकर के मतलब कि अध्ययन करना। उसके लिए क्या किया जाता है, पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है ताकि समाज की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। देखो आप हर एक चीज़ के बारे में जानते हो और सुनते रहते हो कि इस ईयर में इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी मृत्यु दर है, या फिर इतने भारत में महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, जनसंख्या के आधार पर आप सब कुछ सुनते रहते हो। तो ये कैसे होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद सब कुछ पता लगा के निष्कर्ष निकाला जाता है ताकि समाज की जो भी वास्तविक स्थिति होती है उसका पता लगाया जा सके। तो वही सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान होता है। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की समस्याओं के कारणों को जानकर उनके समाधान को खोजना और समाज में सुधार लाना। जैसे कि कितनी गरीबी है उसकी सेंसस की जाए और फिर लोगों को रोजगार दिया जाए, तो समाज में जो भी गरीबी की कारण है उसकी समस्याओं को पहचाना जाए और फिर उसको सुधार लाने की कोशिश की जाए। तो वही सामाजिक शोध है, यानी हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में समस्याओं को जानना, घटनाओं का अध्ययन करना, व्यवहारों का अध्ययन करना, संबंधों का अध्ययन करना, फिर उसके लिए डेटा कलेक्ट करना, उसका विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, फिर स्थिति का ज्ञान करना, उसके बाद उसमें सुधार किया जा सके, इसीलिए सामाजिक शोध या अनुसंधान किया जाता है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है वो है वस्तुनिष्ठा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में हर बार ये पूछता है। तो देखो वस्तुनिष्ठा का सबसे पहले आप डाल देना अर्थ, उसके बाद लिखना वस्तुनिष्ठा का अर्थ है
शोध या अध्ययन करते समय पूर्ण निष्पक्षता बनाए रखना। देखो, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, विश्वासों और पूर्वाग्रहों को अलग रखकर केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अब देखो, शोधकर्ता का मतलब क्या होता है, जो शोध कर रहा है, जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, किसी भी टॉपिक पर स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, वो क्या है, उसको हम कहेंगे शोधकर्ता। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, सुनिएगा। कोई एक टीचर है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है और उसने एक चैप्टर पढ़ाया। अब क्लासरूम में 50 बच्चे हैं। पढ़ाने के बाद वो अब ये जांचना चाहता है कि कितने बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, तो वो टेस्ट ले रहा है। अब देखो, टेस्ट ले रहा है तो कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, लेकिन और टेस्ट में वो कुछ भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए। लेकिन टीचर क्या कर रहा है, वो बच्चा उसके रिश्तेदार का है, मतलब बच्चा उसके रिश्ते का है, जो स्टूडेंट है टीचर के रिश्ते का है। और टीचर ये सोचे कि अरे ये मेरा रिलेशनदार, मतलब रिलेशन का बंदा है ये मेरे, तो मैं इसको नंबर क्यों ना दूं, भले इसने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं लिखा, तो भी मैं इसको नंबर देकर पास कर देता हूं। तो वहाँ पे टीचर क्या हो गया, वस्तुनिष्ठा नहीं है, क्योंकि टीचर ने यहाँ पर एक बच्चे का फेवर कर लिया। उसने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया, मगर टीचर उसको नंबर दे रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर टीचर ने क्या किया, जैसा रिजल्ट था वैसा नहीं दिखाया। जिसने कुछ नहीं लिखा उसको भी नंबर दे दिया, क्यों, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, किसी का फेवर ले लिया। तो इसी का मतलब है कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठा नहीं है। वस्तुनिष्ठा का मतलब है कि जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो डेटा कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो उसमें एकदम निष्पक्षता को बनाए रखे, वो किसी भी फेवर में आकर काम ना करे। जैसा डेटा वो कलेक्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रमाण दिखाए, उसमें अपने विचारों के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार या अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार उसको बदले ना। जैसे अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करके आपको निष्कर्ष कुछ और मिला, आप सोचें चलो हटा के कुछ और कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना, ये डेटा विश्वसनीय नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें शोधकर्ता बदलाव कर देगा। डेटा वही एकदम रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसमें निष्पक्षता बनाई रखी जाए। शोधकर्ता है वस्तुनिष्ठा बनाए रखे। वस्तुनिष्ठा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध के परिणाम एकदम सत्य हैं, विश्वसनीय हैं और पक्षपात रहित हैं, जिससे अध्ययन, समाज और विज्ञान दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो वस्तुनिष्ठा के बारे में इतना याद रखिएगा कि मतलब कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाए उसमें बदलाव न किया जाए, जैसा डेटा कलेक्ट किया गया है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट पेश किया जाए, उसमें डेटा कलेक्ट करने वाला कोई बदलाव न करे। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, वो है ऐतिहासिक शोध। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसके बारे में लिखेंगे। तो आप हेडिंग डाल देना ऐतिहासिक शोध का अर्थ, ठीक है। आप ये सामाजिक विज्ञानों में ऐतिहासिक शोध डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक शोध का अर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ऐतिहासिक शोध वह शोध पद्धति है जिसमें अतीत की घटनाओं, देखो ऐतिहासिक का मतलब ही है हिस्टोरिकल, यानी कि अतीत की बात यहाँ आ जाती है, यानी पास्ट की बात आ जाती है। तो यहाँ पर पास्ट की कुछ घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे देखो, जिसमें अतीत की घटनाओं, संस्थाओं और सामाजिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें पुराने दस्तावेजों का, पुराने जो अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, जो पुरानी पुस्तकें लिखी गई होती हैं, जो भी पत्र होते हैं, जो भी साक्ष्य प्रूफ होते हैं पुराने, उनका विश्लेषण करके ये समझा जाता है कि वर्तमान की जो सामाजिक संरचना है वो कैसे विकसित हुई। अब जैसे समझो यहाँ पर बात को, जैसे कि देखो ऐतिहासिक शोध का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है, कोई शोध करता है, रिसर्चर है, वो ये जानना चाह रहा है कि जो समाज का आज का वर्तमान स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो कैसे इतनी ज़्यादा डेवलप हुई, इससे पहले का समाज कैसा रहा होगा, तो उसके बारे में वो अध्ययन करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। तो पहले ज़माने की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे पुराने दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, पुराने जो भी अतीत की घटनाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो भी पुराने टाइम में जो भी लिखी हुई किताबें होंगी, शिलालेख होंगे, अभिलेख होंगे, उनका वो अध्ययन करेगा। उसका अध्ययन करके वो विश्लेषण करेगा। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेगा कि जो आज की वर्तमान सोसाइटी है पहले ऐसी थी और अब ये इस तरीके से डेवलप हुई है। ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य अतीत से सीख लेकर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना है। पास्ट की चीज़ों को यहाँ पर शोधकर्ता समझता है, उसके हिसाब से वो वर्तमान स्थिति को भी समझने की कोशिश करता है
और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है। चौथा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है परिकल्पना। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा परिकल्पना का अर्थ। अब परिकल्पना जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस, ये एग्जाम में जरूर आएगा और परिकल्पना के बारे में भी हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो देखिए आप लिखेंगे परिकल्पना शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। शोध प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हो, जो भी चीज़ें समाज के अंदर शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, या आप अनुसंधान भी कह सकते हैं। देखो बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में अनुसंधान दे के क्वेश्चन पूछ दे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये ऊपर जो क्वेश्चन आप ऐतिहासिक शोध देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक अनुसंधान देकर पूछ दे तो मत कंफ्यूज होइएगा प्यारे बच्चों। शोध या अनुसंधान का मतलब एक ही होता है। ये एक ही बात के लिए दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे, परिकल्पना शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि जब भी कोई डेटा कलेक्ट करने वाला जो शोध करता है, शोधकर्ता का मतलब शोध करने वाला व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है, तो परिकल्पना की एक मतलब परिकल्पना जो है शोध करने की एक प्रक्रिया का चरण है, महत्वपूर्ण चरण है। यह किसी समस्या के संभावित उत्तर के रूप में किया गया एक अस्थायी और तार्किक अनुमान होता है। अब जैसे देखो कोई भी डेटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति है जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो डेटा को कलेक्ट करने से पहले वो क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करने से पहले वो एक अनुमान लगाएगा, ठीक है। एक अनुमान लगाता है। अनुमान में वो क्या अनुमान लगाता है कि डेटा जब वो कलेक्ट कर लेगा, जो भी वो निष्कर्ष निकालेगा, तो देखो जो भी वो डेटा को कलेक्ट करने वाला होता है तो उससे पहले क्या करता है, वो किसी समस्या के बारे में अनुमान लगाता है। शोध को शुरू करने से पहले वो ये सोचता है, मतलब जो शोधकर्ता होता है, कि समस्या का उत्तर क्या हो सकता है। यानी कि जो समस्या का वो अध्ययन कर रहा है, किसी भी घटना का वो अध्ययन कर रहा है, तो मतलब जो भी वो निष्कर्ष निकालेगा उसका पहले अनुमान लगा लेता है कि मैं जो भी स्टडी करने जा रहा हूँ उसका निष्कर्ष यही होगा। और शोध करने के बाद वो तथ्यों के माध्यम से इसकी जांच भी करता है कि जो अनुमान उसने पहले लगाया था तो क्या उसके निष्कर्ष के हिसाब से वो सही है या नहीं। तो जो अनुमान लगाता है, कभी कभी निष्कर्ष निकालने के बाद उसका अनुमान सही होता है जो वो पहले लगाता है, और कभी कभी डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब पूरा निष्कर्ष निकाल लिया जाता है तो उसके द्वारा किया गया पहले से जो अनुमान होता है वो गलत भी हो जाता है और निष्कर्ष कुछ और भी प्राप्त हो जाता है। तो वही परिकल्पना होता है, यानी पहले से अनुमान लगाना। देखो यहाँ पे पूरा एकदम साफ साफ लिखा है मैंने कि यह किसी समस्या के संभावित उत्तर के रूप में एक किया गया एक अस्थायी और तार्किक अनुमान होता है। परिकल्पना पूर्व ज्ञान, अनुभव, सिद्धांत और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य शोध को स्पष्ट दिशा देना और यह बताना होता है कि शोधकर्ता क्या जांचना चाहता है, और परिकल्पना को शोध के दौरान तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों की सहायता से परखा जाता है। शोध पूरा होने पर परिकल्पना सही है या गलत ये सिद्ध हो जाता है। यानी कि परिकल्पना एक पहले से किया गया अनुमान होता है। परिकल्पना यानी पहले से कल्पना करना, पहले से अनुमान लगाना। तो फिर जब पूरा शोध कर लेता है शोधकर्ता, तो फिर वो अपने परिकल्पना को मिलाता है अपने निष्कर्ष से कि जो मैंने निष्कर्ष पहले निकाला था, जो अनुमान पहले लगाया था, वो मेरे निकाले गए निष्कर्ष के मतलब सही है या नहीं। तो देखो वो ये सिद्ध हो जाता है, शोध करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि जो उसने परिकल्पना किया था वो गलत है या सही। इसी प्रकार परिकल्पना शोध की आधारशिला मानी जाती है, यानी कि पहले इसको अनुमान लगाया जाता है। चलो अगला जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो है तथ्य। यानी कि तथ्य को आपसे एग्जाम में आंकड़ा देकर भी पूछ सकता है। आंकड़ा या डेटा कुछ भी कह करके आपसे तथ्य के बारे में पूछ सकता है। तथ्य को ही इंग्लिश में डेटा कहते हैं। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तथ्य क्या है। तथ्य वह जानकारी या कथन होता है जो सत्य, प्रमाणित और वास्तविक हो। तथ्य कल्पना या अनुमान पर नहीं बल्कि ठोस प्रमाण, अनुभव या आंकड़ों पर आधारित होता है। जो बात साबित की जा सके कि हाँ ये सच है, वही तथ्य यानी डेटा कहलाती है। देखो जब कोई शोधकर्ता किसी भी बारे में शोध करने बाहर निकला है, किसी भी चीज़ के बारे में वो जानकारी प्राप्त करने निकला है, जैसे कि वो एक गांव में ही पहुंचा है कि गांव के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो ये जानकारी प्राप्त करने निकला है, या ये जानकारी प्राप्त करने निकला है कि इस गांव में कितने लोग हैं, कितना कमा लेते हैं, ठीक है, कितने महिला हैं या कितने पुरुष हैं। तो ये शोध करने वो निकला है, तो वो जो भी जानकारी प्राप्त करेगा, जो भी डेटा को कलेक्ट करेगा, वो उसका तथ्य है। तो तथ्य
वही होते हैं जो साबित किया जा सके कि हाँ ये सच है, वही तथ्य कहलाएगा। किसी भी कल्पना को हम तथ्य नहीं कह सकते, जिसे हम साबित कर सकें कि हाँ ये बात सच है, वही तथ्य कहलाती है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान में तथ्य उन वास्तविक, सत्य और प्रमाणित जानकारियों को कहते हैं जिन्हें समाज से संबंधित किसी समस्या के अध्ययन के दौरान एकत्र किया जाता है। जैसे कि शोधकर्ता जब शोध करने निकलता है तो वो डेटा को कलेक्ट करता है, वही तथ्य होता है। डेटा उसका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो समस्या के अध्ययन के दौरान जो चीज़ें वो कलेक्ट करता है वही उसके तथ्य या डेटा कहलाते हैं। ये तथ्य अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वे या अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो जो नाम आप देख रहे हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वे या अभिलेख, ये तथ्य यानी डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड हैं। तथ्य मैं बोल रही हूँ या फिर मैं डेटा बोल रही हूँ, बात याद रखिएगा, तथ्य को ही डेटा कहते हैं। और अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वे या अभिलेख, ये सब डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड हैं। अब शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन से मेथड से अपने डेटा को यानी तथ्य को कलेक्ट करेगा। ये सब कुछ मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आप लोगों को प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में जब पढ़ाया था। तथ्य जो है व्यक्तिगत विचार या अनुमान नहीं होते, बल्कि जांच पड़ताल से सिद्ध जानकारी होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है और विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जब भी सामाजिक अनुसंधान का मतलब शोध, सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है और एकदम विश्वसनीय रिलायबल निष्कर्ष निकाला जाता है, वही तथ्य होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी। अब देखिए, जो छठा प्रश्न पेपर में पूछा गया है वो निदर्शन है। निदर्शन है जिसको इंग्लिश में सैंपलिंग कहते हैं। तो आपका उत्तर है, देखिए, सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का अर्थ है संपूर्ण जनसंख्या में चुना गया वह छोटा और प्रतिनिधि समूह जिसके माध्यम से पूरे समाज या जन समूह का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, ये भी मतलब एक सैंपलिंग होती है, जैसे कि सैंपल लेकर के डेटा को कलेक्ट करना। जैसे कि देखो, ये शोध में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि संपूर्ण जनसंख्या जो है उसका अध्ययन करना है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो पूरी जनसंख्या के से मतलब जितने भी लोग वहाँ हैं, मतलब मान लो कि एक स्कूल है, उसमें 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें जितने भी क्लासरूम हैं सभी के बच्चों की हाइट को जांचना है कि इस मतलब बच्चे की हाइट कितनी है, कितने फिट उनकी हाइट है। तो अब सब इतने सारे बच्चों की हाइट जानना है तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जब पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना समय, धन और साधनों की दृष्टि से कठिन होता है, जैसे कि अब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 2000 बच्चों की हाइट जांचनी है, ये तो डेटा कलेक्ट करना है, सबसे बारी बारी पूछेंगे, सबको नाप कर देखेंगे, फिर उसको नोट करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। तो ऐसा ना करके बल्कि क्या किया जाता है कि हर क्लास से 1-2 बच्चे को सैंपल के रूप में ले लिया जाता है जो एवरेज हो दोनों। जैसे कि मान लो कि हर क्लास में देखा जाए कि एक ऐसा बच्चा हो जो दोनों की हाइट कवर करे, मतलब उसकी हाइट ऐसी हो कि अगर उस क्लास रूम में 5 फीट के बच्चे हैं, 4 फीट के बच्चे हैं, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट कर सके, तो उसको सैंपल के रूप में ले लिया जाता है। और ऐसे ही हर क्लास से कुछ बच्चे ले लिए जाते हैं सैंपल के रूप में, और उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि हर क्लास के बच्चे की जो हाइट है वो इतने फिट है। यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट होता है ना, जब बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, धन भी अधिक खर्च होगा, यानी पैसा भी अधिक लगेगा, टाइम भी लगेगी, तो यहाँ पर सैंपल के रूप में उसी पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को छांट लिया जाता है और उन्हीं के थ्रू पूरे डेटा को मतलब पूरा अनुमान लगा के डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। तब शोधकर्ता कुछ व्यक्तियों या इकाइयों का चयन करता है, ठीक है। 2000 बच्चों का अब हाइट जांचना है कि कितने बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, कितनी हाइट है, कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ पे हर क्लासरूम से सैंपल के रूप में 2-3 बच्चे ले लिया। अब वही 2-3 बच्चे अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर देंगे कि हर बच्चे की हाइट एवरेज इतनी है, 4 फीट है, 5 फीट है। इस चयनित समूह को ही निदर्शन कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, सैंपल। निदर्शन का उद्देश्य यह होता है कि निष्कर्ष संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जा सके, यानी कि निदर्शन ऐसा होना चाहिए, सैंपल ऐसा होना चाहिए जो अपने पूरे जनसंख्या के ऊपर लागू किया जा सके, सबकी मतलब सबके बारे में वही डेटा दिया जा सके।
इसीलिए निदर्शन का चयन वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से ही किया जाता है, जिसके लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो जिसकी स्किल्स हों, जो एजुकेटेड हो, जो जिसकी मतलब स्किल्स काफ़ी अच्छी हों। तो वो इंसान ही ऐसा डेटा कलेक्ट करता है ताकि वो एक अच्छा सैंपल चूज़ करे जो पूरे अपनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर सके। अब 7वां क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है वो है अवलोकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या होता है, देखो, ऑब्जर्वेशन डेटा को कलेक्ट करने का एक मेथड होता है। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन का मतलब है समाज में होने वाली घटनाओं, लोगों के व्यवहार और उनकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखकर वास्तविक जानकारी को एकत्र करना और डेटा को कलेक्ट करना। तो अवलोकन एक तरीके का मेथड होता है जिसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसमें शोधकर्ता क्या करता है, अनुमान या कल्पना नहीं करता, बल्कि जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसी को तथ्य के रूप में दर्ज करता है। जैसे कि अब शोधकर्ता गया है डेटा कलेक्ट करने, जैसे किसी भी चीज़ का वो डेटा कलेक्ट कर रहा है कि इस गांव में या इस शहर में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, ठीक है, इस चीज़ का वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो अनुमान या कल्पना नहीं कर लेगा कि चलो मान लेते हैं इतनी महिला होंगी, इतने पुरुष होंगे, नहीं, वो अनुमान नहीं लगाएगा, वो जाकर देखेगा, सबको नोट करेगा, एक घर में कितनी महिलाएं हैं, सबसे पूछ के नोट करेगा, लिखेगा, अवलोकन करके करेगा, जो कुछ उसे एकदम दिखाई देगा, एग्जैक्ट होगा, तथ्य के रूप में उसी को नोट करेगा। अवलोकन से समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है और शोध अधिक विश्वसनीय बनता है। और इस तरीके से पूछ कर जो पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है वो काफ़ी भरोसेमंद होता है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब पूछ कर एकदम अच्छे से नोट करके डेटा को कलेक्ट किया गया है, तो ये एकदम सही है। अपने मन से कल्पना अनुमान करके कुछ भी लिख दोगे तो वो तो एकदम विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। विश्वसनीय वही होगा जो कुछ जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में दर्ज करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसका अवलोकन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है। और डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखो, जो 8वां प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है वो है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, यानी कि केस स्टडी मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति वह शोध विधि होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन, व्यवहार, अनुभव, समस्याओं और सामाजिक परिस्थितियों का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में व्यक्ति से संबंधित जानकारी साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और जीवन इतिहास के माध्यम से एकत्र की जाती है। यानी इसमें एकदम पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में पूरी स्टडी की जाती है। और किस पद्धति से की जाती है, किस मेथड से की जाती है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से, फेस टू फेस बैठकर जांच पड़ताल करना, अवलोकन के माध्यम से या अभिलेख के माध्यम से। इसका उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं को समझकर उनके कारणों और समाधान को जानना होता है। अब देखो, जो 9वां प्रश्न पूछा गया है प्रश्नावली, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली को बोलते हैं क्वेश्चननेयर। देखो, जब भी कोई शोधकर्ता प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है तो वो प्रश्नावली का भी यूज़ करता है, अपने इस मेथड का भी यूज़ करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। देखो, प्रश्नावली न एक लिखित सवालों की सूची होती है, एक फॉर्म के रूप में एक पेज होता है जिसे शोधकर्ता लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपयोग करता है। अब जैसे मान लो एक शोधकर्ता है जिसे हर घर में से जानकारी प्राप्त करनी है कि कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, क्या आयु है, कितना कमाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। वो एक एक घर में जाएगा, सबसे पूछ कर लिखेगा, उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए वो एक प्रश्नावली तैयार करता है, क्वेश्चननेयर तैयार करता है और हर आदमी को दे देता है एक एक क्वेश्चननेयर। और फिर वो आदमी उसको खुद भरता है। कौन भरता है? जिसको दिया जाता है। अब शोधकर्ता जाता है पूरे शहर या पूरे गांव में, सब फैमिली में एक एक प्रश्नावली दे देगा, क्वेश्चननेयर एक फॉर्म के रूप में होगा, दे देगा, जिसमें लिखा होगा आपका नाम, आपकी आयु, आपकी पत्नी का नाम, आपके कितने बच्चे हैं, कितनी आपकी एज है, आप कितना कमा लेते हैं, आपके काम करने का साधन क्या है, मतलब आपकी आय का स्रोत क्या है, सब कुछ के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो उस फॉर्म में लिखा होगा और इसके सवाल देखो पहले से तय होते हैं कि क्या क्या पूछना है और उत्तरदाता उन्हें लिखित रूप में भरता है। अब उत्तरदाता कौन है? जो उत्तर को देने वाला है, तो वो खुद ही पेन की मदद से सब कुछ उसमें लिख देगा। तो वो होता है प्रश्नावली, यानी कि सबसे बारी खुद पूछ कर लिखेगा। कितना टाइम लगेगा? आप सबको एक एक फॉर्म दे दिया, आप सब उसको भर कर दे रहे हैं, फिर डेटा कलेक्ट हो गया। अब जो शोध करता है वो अपने आप अब जब वापस आएगा तो फिर सबका देख के वो डेटा को कलेक्ट करके निष्कर्ष निकाल लेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो यहाँ पर विशेषताएं लिखा है ना, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है कि प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं पहले से ही तैयार किए जाते हैं।
दूसरा प्रश्न है कि उत्तरदाता एक सवालों के जवाब देते हैं। उत्तरदाता जो है, सभी उत्तरदाता एक जैसे सवालों के जवाब देते हैं, यानी जितने भी उत्तर देने वाले होते हैं सबको एक जैसी ही प्रश्नावली सेम दी जाती है। तीसरी विशेषता है डेटा को आसानी से संगठित और विश्लेषण किया जा सकता है। अब देखो, जो 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया पेपर में वो है सांख्यिकी का अर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्याओं, आंकड़ों और तथ्यों को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उनका सार निकालने का तरीका बताती है। अब देखो, सांख्यिकी का मतलब क्या है? ये जो आप पूरे समाज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, शोध कर रहे हो, सामाजिक शोध कर रहे हो, वो सांख्यिकी ही तो है, जिसमें संख्याओं, आंकड़ों और तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम किसी समाज, समूह या जनसंख्या के तथ्यों और आंकड़ों को जमा करके उनका अध्ययन और तुलना करते हैं तो वही सांख्यिकी होती है। इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर नोट किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, किसी गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने लोग पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, तो ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्ट करेंगे तो वही तो सांख्यिकी है, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो आई होप कि आप इन 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी देखते हैं। ये 10 प्रश्न आप अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेक्शन बी यानी खंड ब, जो आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखो, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखो। देखो यहाँ पर पूरा नोट दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने पर 7 नंबर मिलेगा, यानी 35 मार्क्स आपका ये वीडियो देखने के बाद पक्का है सेक्शन बी से। उसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो 2 क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं लघु में। क्योंकि देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपके सेक्शन ए का होता है और उसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। पेपर का जो क्वेश्चन 1 होगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन जो आपके अति लघु में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लघु का पहला है। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है। जो क्वेश्चन हर साल आने की उम्मीद रहती है, गारंटी है 100%, वो यहाँ से बताऊंगी, इस पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगी। जो कह दूंगी केवल वही पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध की प्रकृति। क्योंकि देखो, सामाजिक शोध आपके पेपर का ही नाम है, तो आपको ये तो पढ़ना ही होगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिसर्च डिज़ाइन। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन आप इस पेपर में देखेंगे सभी पर डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों प्लेलिस्ट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रिसर्च डिज़ाइन, शोध अभिकल्प को समझाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ कर जाना है, हर साल रिपीट होता है। बीए के एग्जाम में जो बार बार आता है वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो, जो बार बार आता है ना वो हर बार आता है, तो इसलिए आपको पढ़ कर जाना है। चौथा क्वेश्चन है परिकल्पना क्या है। परिकल्पना देखो, आपका अति लघु में भी पूछा है इस पेपर के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अति लघु में भी पूछते हैं और लघु में भी पूछ देते हैं। तो परिकल्पना क्या है, इसके कितने प्रकार है, सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, देखिए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा था, देखो जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है, पहले ही तैयार कर लेना है। और पेपर में भी पूछा गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक। तो प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में यानी तथ्य में आपको अंतर पढ़ लेना है। डेटा इंग्लिश में, तथ्य हिंदी में कहते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। पूरा मैं आपको डिटेल में नोट्स के साथ पढ़ा चुकी हूँ। प्राथमिक डेटा वो डेटा होता है जिसको आज तक कलेक्ट नहीं किया गया होता है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ के लिए। और द्वितीयक डेटा वो डेटा होता है जो पहले से ही कलेक्ट किया जा चुका होता है और शोधकर्ता उन्हीं की हेल्प लेकर के डेटा को देख करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। तो द्वितीयक डेटा
जो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डेटा होते हैं वो उतने रिलायबल नहीं होते, प्राथमिक डेटा ज़्यादा रिलायबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, व्हाट इज केस स्टडी मेथड, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन सोशल रिसर्च। जो क्वेश्चंस आपसे अति लघु में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर लॉन्ग में भी आ रहे हैं, बस यहाँ और डिटेल में पूछ रहा है। जैसे अति लघु में केवल आपसे पूछ दिया था कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है, अब यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में पूछ रहा है। सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो जो टॉपिक आपने अति लघु में देखा है वही सारा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, सेक्शन बी सी सब आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से वही क्वेश्चन, सैंपलिंग के बारे में आपने देखा था ना, अभी सैंपलिंग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा था ना कि सैंपलिंग क्या है, निदर्शन क्या है अति लघु में। अब वही क्वेश्चन वही टॉपिक से आपका यहाँ लॉन्ग में क्वेश्चन बन रहा है कि निदर्शन से आप क्या समझते हैं, एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैंपलिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग, एक गुड सैंपलिंग की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो देखो जो आपके अति लघु में पेपर में आया है वही आपका लघु में भी आया है। अब देखो अति लघु में आपने अवलोकन भी देखा था ना, अवलोकन मैंने आपको अभी पूरा पढ़ाया भी है। तो इसके टाइप्स को बताइए, अवलोकन के कितने टाइप्स हैं, इसके कितने प्रकार हैं, सारा क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है। तो यही सारे टॉपिक हैं जो अति लघु, लघु, दीर्घ तीनों में आते हैं, आपको पढ़ करके जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो आपके लिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस एक वीडियो के माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आइए अब आपका सेक्शन सी देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। Attempt any 2 questions of this section, give answer of each question in about 500 words। 2 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे 4 क्वेश्चन में से, 10 नंबर का होगा, 20 नंबर आपका पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ 500 से अधिक शब्दों में भी लिखने को बोलती हैं और 1 क्वेश्चन ही लिखवाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 बता रही हूँ, 4 आपको पढ़ लेना है। डिफाइन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखो, सहभागी अवलोकन को परिभाषित कीजिए, सहभागी अवलोकन के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। सब टॉपिक वही है, बस डिटेल में हर सेक्शन में आ गया है। जैसे कि आपका अवलोकन अति लघु में आया तो अवलोकन का प्रकार लघु में आया, तो अवलोकन का सहभागी अवलोकन के गुण और दोष दीर्घ में आ गया ना। सब टॉपिक वही है, तो आपको समझना है कि बीए के लिए यही टॉपिक आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शोध अभिकल्प क्या है। शोध अभिकल्प क्या है, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प की विवेचना कीजिए। ये आपका पूछा भी गया सेक्शन बी में, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में भी आया हुआ है, आपने देखा होगा। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज सैम्पलिंग, डिस्कस इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। निदर्शन क्या है, इसके गुण एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। सारे वही टॉपिक हैं जो अति लघु में आए हैं, उन्हीं टॉपिक से लघु में भी आए हैं, उन्हीं टॉपिक से दीर्घ में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो केवल यही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, यही क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा दिया है, पूरी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पेपर 1 की भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो मात्र इस वीडियो से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बीए के लिए बेस्ट चैनल है। अब हम आपके एमए की भी क्लासेस स्टार्ट कराएंगे, जब आप लोग पूरा 3rd ईयर फाइनल कर लोगे बीए का, तो हम आपके एमए की भी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट करा रहे हैं। तो आप अपना मास्टर भी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के